गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है हिमालयन रेंज। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। देहरादून और बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड में हैवी रेनफॉल हो रही है पिछले कुछ दिनों से, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स, रिवर्स में बहुत पानी होना और लगभग 15 डेथ रिपोर्ट हुई हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में रिपीटेड इंसिडेंट्स हुए हैं क्लाउड बर्स्ट के, फ्लैश फ्लड्स के, मड स्लाइड्स के और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के डैमेज होने के। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मॉनसून में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अनयूजुअली हाई रेनफॉल हो रही है। 34% सरप्लस थी जो अगस्त में, 67% हो चुकी है वो अर्ली सितंबर में। अब ज्योग्राफी ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। राइजिंग एयर फॉर्म्स, मैसिव स्टीप क्लाउड्स जो हैवी लोकल प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं। ऐसी रेनफॉल लेवल्स जो हैं मैनेजेबल होती हैं कोस्टल स्टेट्स में, लेकिन माउंटेन्स में ये डिजास्टर्स ट्रिगर करती हैं। अब प्लेन्स में क्या होता है कि हैवी रेनफॉल जो है वो रिवर्स या लोकल वाटर बॉडीज़ में चली जाती हैं, लेकिन माउंटेन्स में क्या होता है कि ये लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स या फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर करती हैं। जब मेजर रिवर्स जो है चोक हो जाती हैं तो ओवरफ्लोइंग वाटर और डिब्री जो है वो इनंडेट कर देती है सेटलमेंट्स को, डिस्ट्रॉय कर देती है रोड्स को और ब्रिजेस को। हर क्लाउड बर्स्ट रिजल्ट नहीं करती डिजास्टर में, लेकिन इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि लोकल फैक्टर्स कैसे हैं, कितनी स्लोप की स्टेबिलिटी है और जहाँ पर ये डेबरी गिर रहा है रिवर चैनल्स पर, वो उसके आसपास का रीजन कैसा है। रिसेंट ईयर्स में हमें देखने को मिला है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं वो साउथवर्ड को शिफ्ट हो जाती हैं और वो साउथ वेस्ट मानसून करंट्स के साथ इंटरेक्शन करती हैं। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड रेनफॉल पैटर्न्स हमें हिमालय के ऊपर ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। आर्कटिक आइस मेल्टिंग जो है वो भी इन्फ्लुएंस कर रही है इस चेंजिंग मानसून डायनामिक्स को। अब हिमालयाज जो हैं, जहाँ पर मॉइस्ट ट्रॉपिकल मानसून विंड्स जो है मीट करती हैं मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज के साथ, वो एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग अपलिफ्ट और इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से जो है क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स ट्रिगर होती हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो इस वल्नरेबिलिटी को और वर्सन कर रहा है। स्लो वेवरिंग जेट स्ट्रीम जो है वो स्टॉर्म्स को ज़्यादा लंबा कर देती हैं, जिसकी वजह से हैवी रेन और डिवास्टेटिंग फ्लड्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनपीएस टू यूपीएस। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने के एम्प्लॉयज़ को जो है वो 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर वो मूव होना चाहते हैं एनपीएस से। तो जबकि 23.94 लाख सब्सक्राइबर्स अवेलेबल हैं, उसमें से सिर्फ 40,000 ने ही इस स्कीम को अभी तक ऑप्ट किया है। तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को कि वो यूपीएस की तरफ मूव हो सकें। एक वन टाइम ऑप्शन दिया जा रहा है उन्हें, जो कि अलाइन करता है विद एग्जिस्टिंग कट ऑफ फॉर अदर एलिजिबल कैटेगरीज। अब एम्प्लॉयज़ जो ऑप्ट करते हैं यूपीएस, वो रिटेन करेंगे राइट टू लेटर स्विच बैक टू एनपीएस ऑल्सो। ओके, यूपीएस सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको वन टाइम ऑप्शन दिया गया है टू स्विच टू एनपीएस, बट वो रिटर्न नहीं कर सकते यूपीएस में। एक बार अगर वो एनपीएस में वापस गए तो स्विच जो है वो एक्सरसाइज किया जाता है, किया जाएगा एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर रिटायरमेंट या फिर 3 मंथ्स बिफोर वीआरएस। जो नहीं ऑप्ट करेंगे वो यूपीएस में ही रहेंगे। ठीक है, तो यूपीएस से पहले आपको पता है ओपीएस एग्जिस्ट करती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें कि गारंटेड फिक्स्ड पेंशन थी। लेकिन 2004 के बाद मार्केट लिंक्ड नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो लाया गया। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया यूनिफाइड पेंशन स्कीम अगस्त 2024 में। ओके, तो अनलाइक एनपीएस, यूपीएस गारंटी करता है अश्योर्ड पेंशन 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट, प्रोवाइडेड कि एम्प्लॉय ने लगभग 25 साल तक सर्व किया हो। अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो स्पाउस को अप टू 60% ऑफ द पेंशन मिलेगी। और अनलाइक ओल्ड पेंशन स्कीम, 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे विदाउट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है जिसमें मिलता था, यूपीएस में अश्योर्ड बेनिफिट जो है वो मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ ही हैं सिर्फ। ओके, एनपीएस तो है मैंडेटरी, लेकिन यूपीएस ऑप्शनल रखा गया है। एनपीएस के अंदर क्या होता है, जो आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, उसमें एम्प्लॉयज़ जो है वो 10% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर 14% जो है वो बेसिक प्लस डीए को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। और उसके साथ जो पेंशन बेनिफिट्स हैं वो इंटायरली डिपेंडेंट होते हैं ऑन दी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस। अब इन कॉन्ट्रास्ट यूपीएस जो है वो रिक्वायर करता है कि 10% कॉन्ट्रीब्यूशंस हों
ईच फ्रॉम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, और एडिशनल 8.5% कॉन्ट्रीब्यूशन हो बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट अ पूल कॉर्पस। तो ये पूल फंड जो है वो अश्योर्ड पेंशन ऑफ 50% जो है एम्प्लॉय के एवरेज बेसिक पे को ओवर द लास्ट 12 मंथ्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यूपीएस गारंटी करता है मिनिमम मंथली पे आउट ऑफ 10,000 आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट जो फिशरीज सब्सिडी पर था वो इन्फोर्स हो चुका है। डब्ल्यूटीओ का फर्स्ट मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है ये, जिसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एट इट्स कोर है। ये प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट सपोर्ट टू इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज़ और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्टॉक्स। इसको अडॉप्ट किया गया था 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 2022 में जिनीवा में। ये फर्स्ट ग्लोबल ट्रेड रूल्स हैं जो कि कर्ब करता है हार्मफुल फिशरी सब्सिडीज़, प्रोहिबिट करता है सब्सिडीज़ जो सपोर्ट करते हैं इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, और ये फिशिंग इन एरियाज ऑफ द हाई सीज़ को भी कवर करता है। अब इसमें डब्ल्यूटीओ फिश फंड बनाया गया है जो है मिनिस्टर्स ने एस्टैब्लिश किया इस फंड को टू प्रोवाइड डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ओके, इनको हेल्प करने के लिए। 17 मेंबर्स ने लगभग $18 मिलियन का जो है वो इसमें फंड जो है वो प्लेज किया है डब्ल्यूटीओ फिश फंड में, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट साइंड द एमओयू फॉर कोलैबोरेशन with ILO ऑफ कोर्स, और ताकि इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस डेवलप किया जा सके। अब ILO क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी, यूएन की ओनली ट्राईपार्टेड यूएन एजेंसी है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे आते हैं। तो 1990 में लीग ऑफ नेशंस का ये पार्ट थी, लेकिन 1946 में जब यूएन बना तो उसका भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई है। 187 मेंबर स्टेट्स हैं इसकी। इंटरनेशनल पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स ताकि बेसिक ह्यूमन राइट्स इंप्रूव हो सकें, वर्किंग और लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एनहेंस हो सकें। नोबेल प्राइज़ फॉर पीस 1969 में इसमें दिया गया ILO को। जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अलमाटी डैम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अपर कृष्णा प्रोजेक्ट फेज 3 की कर्नाटका कैबिनेट ने रिसेंटली एक्विजिशन ऑफ लैंड जो का अप्रूवल दे दिया ताकि अलमाटी डैम की हाइट इंक्रीज हो सके। अलमाटी डैम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कृष्णा रिवर का, नॉर्थ कर्नाटका में। ये डैम कंप्लीट हुआ था जुलाई 2005 में। इसको बिल्ड किया गया विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाइंग इरीगेशन एंड पोर्टेबल वाटर टू एडजेसेंट रीजन्स, ओके। अलमाटी डैम जो है वो सर्व करता है एज द प्रिंसिपल रिजर्वायर ऑफ द अपर कृष्णा इरीगेशन प्रोजेक्ट, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक वायरल इन्फेक्शन जिसको हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज कहते हैं वो रैपिडली स्प्रेड हो रहा है अमंग चिल्ड्रन अक्रॉस दिल्ली एंड नेबरिंग हरियाणा। तो ये जो है वेरी कंटेजियस इलनेस है जो कि वायरस से होती है। और ये डिसीज़ कैसे होती है? इस डिसीज़ में क्या होता है? ब्लिस्टर लाइक रैश हो जाते हैं चिल्ड्रन के हैंड, फीट, और पेनफुल सोर्स हो जाते हैं उनके माउथ में। इन्फेंट्स और चिल्ड्रन जो यंगर देन 5 हैं वो सबसे ज़्यादा इस डिसीज़ को प्रोन होते हैं। बहुत तेज़ी से फैलती है चिल्ड्रन में, डे केयर और स्कूल में, और कई तरह के वायरसेस जो हैं वो इस डिसीज़ को कॉज कर सकते हैं। और इसको फुट एंड माउथ डिसीज़ से जो है वो कई बार कन्फ्यूज़ कर लिया जाता है, जबकि फुट एंड माउथ डिसीज़ तो एनिमल डिसीज़ है, ओके। तो ह्यूमंस जो हैं उनमें जो है ये ट्रांसफ़र या फिर जो स्प्रेड है वो अनवॉश्ड हैंड से, फीशिस से, सलाइवा, म्यूकस से, फ्लूइड फ्रॉम द ब्लिस्टर से हो सकता है। कोई क्योर नहीं है इसका। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो अपने आप 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो नीति आयोग ने लॉन्च किया है फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव ताकि एम्पलीफाई हो सके ग्रास रूट अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सपोर्ट करेगा 50 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या ब्लॉक्स, और ये जिसमें कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय की जाएंगी जिनका पोटेंशियल है एक्सेलरेट करने का सैचुरेशन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस ADP या फिर ABB थीम्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम या फिर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम थीम्स। अब ये टेक्नोलॉजीज़ कौन सी फील्ड में हो सकती हैं? एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, नेशनल सिक्योरिटी। अब नीति फ्रंटियर टेक हब क्या है? इसको एस्टैब्लिश किया गया था मेगा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स को सोचते हुए, ताकि इंडिया रेडी रहे अपनी इंक्लूसिव ग्रोथ को, पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए। अब AI, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को लिवरेज करने का ये प्रोग्राम है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने लगभग 84 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स पिछले कुछ टाइम में इशू किए हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, जो कि BIS एक्ट ऑफ 2016 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये हारमोनियस डेवलपमेंट चाहता है ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स। ये सक्सेसर है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन का, ऑपरेट करता है ये प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम्स। BIS रिप्रेजेंट करता है इंडिया को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये आता है। हेडक्वार्टर्ड है ये न्यू दिल्ली में। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Himalayan rains. This topic is important for your environment section. Dehradun and several districts of Uttarakhand have been witnessing very heavy rainfall in the recent days, triggering landslides, swollen rivers, and at least 15 deaths. Over the past month, both Uttarakhand and Himachal Pradesh have witnessed repeated incidents of cloudbursts, flash floods, mudslides, and damaged communication networks. Why hilly regions are receiving more rainfall? This monsoon, northwestern region is witnessing unusually high rainfall, with 34% surplus in August and 67% above normal in early September. Of course, geography is amplifying this impact. Such rainfall levels, which are otherwise manageable in coastal states, but they trigger disasters in mountains. So, in plains, heavy rainfall usually drains into rivers or local water bodies, but in mountains, they often trigger landslides, mudslides, and flash floods. When major rivers get choked, overflowing water and debris can inundate settlements, destroying roads and bridges. However, not every cloudburst results in disaster. The impact depends on local factors. Recent years have shown a southward shift of western disturbances. Their increasing interaction with southwest monsoon currents, driven by global warming, has complicated rainfall patterns over the Himalayas. This shift is linked to more frequent extreme rainfall events and longer dry spells. Additionally, Arctic sea ice melting may further influence these changing monsoon dynamics. So, Himalayas are positioned where moist tropical monsoon winds meet mid-latitude westerlies. They experience strong uplift and instability, which often trigger cloudbursts. Climate change is also worsening this vulnerability. A slower, wavering jet stream makes storms linger, leading to prolonged heavy rain and devastating floods. Okay. So the next topic is NPS to UPS. This topic is important for your governance section. So central government employees have been given the time until 30th September to opt to a unified pension scheme. And out of 24 lakh almost employees who are eligible, only 40,000 have opted it so far. So government has allowed central employees who joined between 1st of April and 31st of August 2025 under NPS to migrate to the UPS. This one-time option is aligning with the existing cutoff date for other eligible categories also. Employees who will be opting for UPS, they will also retain the right to later switch back to NPS. UPS subscribers have one-time option to switch to NPS, but they of course will not be later allowed to get to UPS again. The switch must be exercised at least 1 year before retirement or 3 months before VRS. Those not opting will remain under UPS. So before UPS, the central government employees were getting OPS, that is old pension scheme, in which there was guaranteed fixed pensions, while those joining after 2004, they were having market-linked national pension system. Okay, Union Cabinet approved this UPS in 2024. UPS guarantees an assured pension, 50% of the average basic pay of the last 12 months before retirement, provided the employee has served a minimum of 25 years. In case of pensioner's death, spouse will receive up to 60% of the pension. And unlike the old pension scheme, where 50% of the last basic pay was given without any employee contribution, UPS has combined assured benefits, but only with mandatory contributions. NPS is mandatory while the UPS is optional. So under the NPS, permanent retirement account number, employees contribute 10% and employers 14% of the basic pay plus dearness allowance, with pension benefits entirely dependent upon the accumulated corpus. And in contrast, the UPS requires 10% contribution each from employee and employer, with an additional 8.5% contribution by the government to create a pool corpus. This pool funds an assured pension of 50% of the employee's basic pay over the last 12 months. UPS also guarantees a minimum monthly payout of 10,000 after
10 years of service. So the next topic is WTO Agreement on Fisheries Subsidies. This topic is important for your economy section. So WTO's Agreement on Fisheries Subsidies has come into force. So this is the first multilateral agreement with environmental sustainability at its core. It prohibits government support to illegal fishing activities and overexploitation of stocks. It was adopted at the 12th Ministerial Conference in 2022 in Geneva. The first global trade rules designed These are the first global trade rules designed to curb harmful fisheries subsidies. It prohibits subsidies which support illegal, unreported, and unregulated fishing. It also covers fishing in areas of the high seas. So, ministers have established this WTO Fish Fund to provide developing economies and least developed countries with technical assistance and capacity building so as to implement these new obligations. 17 members have pledged about $18 million to this WTO Fish Fund. So the next topic is International Labour Organization. This topic is important for international relations. So recently, Union Minister of Labour and Employment has signed an MOU with ILO for collaborating on the development of International Reference Classification of Occupations. ILO is the specialized agency of UN. It is the only tripartite UN agency which brings together governments, employers, and workers' representatives of 187 member states. So this ILO was created in 1919. In 1946, the ILO became a specialized agency of the newly formed UN. It has 187 member states. It forms the international policies and programs to promote basic human rights, improve the working and living conditions, and enhance employment opportunities. So it was also awarded the Nobel Prize for Peace in 1969. Its headquarters is in Geneva. So the next topic is Almaty Dam. This topic is important for your governance section. To set the stage for implementation of languishing Upper Krishna project phase 3, Karnataka cabinet has recently given clearance for the acquisition of 1,33,000 lakh hectares of land, acres of land, to facilitate the increase of Almaty Dam's height. So Almaty Dam is a hydroelectric project on the Krishna River in North Karnataka. It was completed in July 2005. It was built with the primary objective of supplying irrigation and potable water to adjacent regions, generating hydroelectric energy and managing flood risks in the area. So this dam serves as the principal reservoir of the Upper Krishna irrigation project. So the next topic is hand, foot, and mouth disease. This topic is important for your social issues. So a viral infection known as hand, foot, and mouth disease is spreading rapidly among the children across different regions of Delhi and neighboring Haryana. So it's a very contagious illness caused by a virus. This disease gets its name from the blister-like rash which forms on your child's hand and feet and painful sores which develop in their mouth. Infants and children younger than 5 are most likely to get this disease. It tends to spread quickly among children in daycare and school. Because several viruses can cause this disease, it is possible to get HFMD multiple times. It is often confused with foot and mouth disease. Okay, so it spreads easily through contact with unwashed hands, feces, saliva, mucus from the nose, or fluid from the blisters. There is no cure for this disease and no vaccine to prevent it. Most people get better on their own in 7 to 10 days. So the next topic is Frontier 50 initiative. This topic is important for your governance section. Niti Aayog has launched this Frontier 50 initiative to amplify grassroots adoption of technology and scale impact creation. So it will support 50 aspirational districts or blocks to pick cases from the repository and deploy those frontier technologies which have the potential to accelerate saturation of services across the aspirational districts program and aspirational blocks program themes. So which kind of technologies would be employed? So of course it would be employed in the 4 sectors: agriculture, healthcare, education, and national security. What is Niti Frontier Tech Hub? It has been established to anticipate mega technological shifts, especially in the AI, quantum, and biotechnology fields. So the next topic is Bureau of Indian Standards. This topic is important for your governance section. So recently, in the recent years, Bureau of Indian Standards has issued as many as 84 quality control orders based on the recommendations of various ministries and departments. So BIS is the national standard body of India, and it was established for the harmonious development of activities of standardization, marking, and quality certification of goods. So it is the successor to the ISI. Okay, it operates the product certification schemes. It represents India in the ISO and IEC. It functions under the administrative control of the Ministry of Consumer Affairs, and it is headquartered in New Delhi. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.